हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर 2024 आप लोगों के लिए शुभ हो। मेरी यही कामना है कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करें और जिस भी फील्ड में हैं आप लोग को वहाँ पे सफलता मिले। तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी के क्लास 6 यानी कि कक्षा 6 के हमारे जो अतीत वाली जो बुक है यानी कि इतिहास की जो बुक है उसके अध्याय 2 को मैं पढ़ाऊँगा आज। चाहे न्यू ईयर हो, चाहे कोई भी दिन हो, आप लोगों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। आप लोग डेली बेसिस पे पढ़ाई करते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा अध्याय, जिसका नाम है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इस चैप्टर में देखेंगे कि सबसे पहले जो मनुष्य थे वो किस प्रकार के थे। शिकारी थे, आखेटक जिनको कहते थे। फिर उसके बाद क्या किया हमने, भोजन को इकट्ठा करना शुरू किया और उसके बाद भोजन का उत्पादन करना शुरू किया। इस चीज़ को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है, मेरा कार्य अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लोगों को चैप्टर समझ में आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की सारे विषय की और सारे सब यहाँ पे क्लासेस की फ्री में वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको सारे कंटेंट बिल्कुल फ्री में और डिटेल बेसिस पे प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तुषार की रेल यात्रा से। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। और यहाँ पे मैं जो पढ़ाता हूँ आप सभी को पता होगा, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, लाइन बाय लाइन चैप्टर को पढ़ाता हूँ, जिससे आप लोगों का एक भी पॉइंट नहीं छूटने वाला है। अगर आप लोग क्लास 6 में हैं तो आप लोगों को लाभ तो मिलने ही वाला है। अगर इसके साथ आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जॉब के पाने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों को इस वीडियो से लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड लाइन से। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रख कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू की थी, बस तो इससे कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, यानी कि गाड़ियां नहीं थी, वाहन नहीं थे, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता देते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। लोग यात्रा तो करते थे। आरंभिक मानव के बारे में देखिए, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछली और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे, सिर्फ एक कारण नहीं था कि वो भोजन की तलाश में ही बस एक दूसरी जगह पर जाते थे, कई कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देंगे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। आप सभी को पता है जानवर सर्दियों में किसी दूसरे प्रदेश में रहते हैं, गर्मियों में किसी दूसरे प्रदेश में रहते हैं, बरसात में दूसरे प्रदेश में रहते हैं। तो जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उनके ऊपर आश्रित जो मानव था उस समय उनके शिकार करके ही भोजन प्राप्त करता था, तो मानव भी एक जगह से दूसरी जगह जाता था। ठीक है, मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। कुछ फल ठंड में आते हैं, कुछ गर्मियों में आते हैं। जैसे सेब हो गया, ठंड में आता है। आपका जो आम हो गया, जैसे मुख्य रूप से गर्मियों में आता है। ठीक है, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमा करते थे।
और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवन संभव नहीं है। और पानी झीलों, झरनों और नदियों से ही मिलता था। उस समय तो ये तो था नहीं कि तालाब बना देते थे, एक जगह पे पानी इकट्ठा हो जाता था, या फिर कुआं खोद देते थे, आप पंप सेट लगवा लेते थे, बोरिंग करा लेते थे, ऐसा तो था नहीं। लोग प्राकृतिक जो जल के स्रोत थे उस पर ही आश्रित थे। तो क्या होता था, यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों के पानी बारिश के बाद ही मिलता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश के लिए इधर उधर जाना पड़ता था। समझ गए कि मानव क्यों इधर उधर घूमता था, जो आखेटक थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आप इतने पुराने सालों, 20 लाख साल पहले के मानव के बारे में कैसे जान पाते हैं? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक ही किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। लकड़ी के तो मान लीजिए मिट्टी में रहते रहते सड़ जाएगा, लेकिन पत्थरों के तो बचे रहेंगे, औजारों के भी बचे रहेंगे। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने और पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए किया जाता था। अब यहाँ पे देखिए, इस औजार को देखिए, पेड़ की छाल छील रहा है। इस औजार को देखिए, यहाँ पे चमड़े को निकाल रहा है वो। देखिए यहाँ पे बताया गया, पत्थर के औजार का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं जानवरों की खाल के से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। सुई की तरह देखिए बना हुआ है। रहने की जगह निर्धारित करना। चित्र 2 अभी दिखाऊंगा। भारत का नक्शा दिखाया गया है। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पर पाए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे बुर्जहोम है ऊपर कश्मीर के साइड, मेहरगढ़ है आपका जो इसमें पाकिस्तान में चला गया है, चिराग है यहाँ पे बिहार के क्षेत्र में, डाउजली हेडिंग है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे महागढ़ा है, कोल्डी हवा है। उसके बाद नीचे की तरफ चलेंगे तो हल्लूर है, पैयमपल्ली है। यहाँ पे संकेत भी दिया गया है, देखिए यहाँ पे पूरा पाषाण काल जो रेड कलर में यहाँ पे चिन्हित है त्रिकोण में। नवपाषाणकालीन पूरा स्थल जो अभी मैंने आप लोगों को चिन्हित करके दिखाया। महापाषाणकालीन पूरा स्थल जो ग्रीन कलर के हैं ये गोले। उसके बाद आरंभिक गांव कौन कौन से थे यहाँ पे देखिए, इसको दर्शाया गया यहाँ से, इस वाले चिन्ह से। उसके बाद आधुनिक नगर है यहाँ पे जिसको यहाँ पे जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, ये हो गया आधुनिक नगर आपके। तो ये फिगर देख के आप समझ सकते हैं और इसको देख के आप लोग समझ लीजिएगा। चलते हैं आगे की तरफ। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिलती हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने इस जगह को क्यों चुना? यहाँ पे उनको नदी से पानी भी मिल जा रहा है और सारे मौसमों से बचाव भी मिल जा रही है, तो वहाँ पे तो रहने लोग योग्य वहाँ पे जगह सबसे अच्छी है, इसलिए वहाँ लोग रहते थे। शैल चित्र, यहाँ पे शैल चित्रकला है। इनसे हमें क्या पता चलता है? एक शैल चित्र है, यानी कि पत्थर पे यहाँ पे चित्र बनाया गया है। इस चित्र के बारे में बताओ। देखिए यहाँ पे देखिए बताया गया है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ चित्र जो हैं सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश इनका और मध्य प्रदेश में मिले हैं, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले हैं, चित्र मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव यहाँ पे चित्रण किया गया है। जानवरों को देखिए दर्शाया गया है, ठीक है, मानव इसके पीछे दौड़ रहा है। यहाँ पे देखिए, इसको जूम आउट कर देता हूँ। ये आपका फिगर देख लीजिए जो अभी मैंने भीमबेटका का दिखाया। फिर से जूम करते हैं।
पुरा स्थल किसे कहते हैं? अभी आपको बताया, ये शब्द सुनने को मिला। पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में, जब नेक्स्ट अध्याय आपको पढ़ाऊंगा 3rd वाला, तो उसमें मैं बताऊंगा डिटेल में। अब आता है आग की खोज। आग की खोज कैसे हुई? मानचित्र 2 अभी दिखाऊंगा मैं। कुरनूल गुफा ढूंढो, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना भी सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? आप सभी को पता है किस लिए करते हैं। नाम और तिथियाँ। नाम और तिथियों के बारे में जान लेते हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़ते हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राचीन और पाषाण, यानी कि पत्थर से बना हुआ। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौर का माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण के युग कहते हैं। मेसोलिथ याद रखिएगा वर्ड। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे भी लगे रहते थे। आरी जैसे औजार मिले हैं इस काल में। साथ ही साथ पूरा पाषाण काल युग वाले औजार भी इस दौरान वहाँ पे बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत हुई 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण काल कहते हैं। नवपाषाण काल युग कहा जाता है। नवपाषाण काल का क्या मतलब होता है इसको समझते हैं। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के नाम के लिए नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ये ज्ञात नहीं है कि उस काल में उसका क्या नाम रहा होगा। ठीक है, अब नवपाषाण काल में उसका नाम क्या रहा होगा या फिर पूरा पाषाण काल में उस काल का नाम क्या रहा होगा वो नहीं पता है, तो हम बस उनके औजारों के अनुसार वहाँ पे पाए गए उनका नाम रख दिए हैं। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जब भोजन बढ़ेगा तो उस पर आश्रित जानवर भी बढ़ेंगे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे थे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। समझे? पहले वो आखेटक थे, अब वे कृषक बन गए, उत्पादक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बना लिया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता था। ठीक है, कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? क्योंकि वो जंगली जानवरों को दूर भगाते होंगे और जो उनके शाकाहारी जानवर थे उनकी रक्षा भी करते होंगे। समझ रहे हैं? घरेलूकरण की प्रक्रिया।
लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। याद रखेंगे घरेलूकरण की प्रक्रिया क्या है। अपनाए गए ये पौधे और जानवर अक्सर जंगली पौधों अथवा तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके होने के बाद भी संभाल लेती हैं, गिरता नहीं है। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर उनको उगाया जा सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों और पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। गाय देखते होंगे आपके घर में जो रहती है उसकी सींग छोटी होती है। जो जंगली गाय होती है जिसको नील गाय कहते हैं, आप जो भी कहते हो, उसकी सींग देखेंगे तो थोड़ी सी बड़ी और नुकीली होती है। इन दांतों को देखें, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का। अब देखिए यहाँ पे जाहिर सी बात है, जो छोटा है वो पालतू सूअर का होगा, जो बड़ा है वो जंगली सूअर का होगा। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ और जौ आते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में। गेहूँ और जौ सबसे पहले उगाई गई थी। उसी तरह सबसे पहले पालतू जो जानवर बनाया गया था उसको कुत्ते को बनाया गया था और उसके बाद भेड़ बकरी को बनाया गया था। अब चलते हैं हम नवीन जीवन शैली की तरफ। ये तो सभी को लगभग पता भी है। अनाज के उपयोग बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में दूसरों को देते हैं जो, और भंडारण के लिए। अब नवीन जीवन शैली के देखते हैं बारे में। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब हम पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रखना पड़ता है। बीज बोने के लिए से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उसकी सुरक्षा करने जैसी बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी, यानी कि उसको खाने के लिए भी इकट्ठा करना पड़ता था और आगे उसको बो सके उसके लिए भी रखना पड़ता था। इसलिए भंडारण करना पड़ता था, इकट्ठा रखना पड़ता था। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बर्तन बनाए। गांव में जाएंगे तो हो सकता है कहीं कहीं पे आज भी देखने को मिल जाए, लेकिन अब वहाँ पे भी उस देखने को कम मिलता है। टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं और उसका प्रयोग करते थे होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। बिल्कुल करते थे। गांव में जाएंगे ना तो अभी भी आप लोगों को हो सकता है, अगर आप लकी हो तो आपको कुठला मिल जाए। कुठला कहते हैं जो देखेंगे वहाँ पे मिट्टी का बड़े आकार का बर्तन होता है जिसमें चावल, गेहूँ, अनाज रखे जाते हैं। उसमें एक नीचे छिद्र होता था और एक ऊपर बड़ा सा छिद्र होता था। यहाँ से अनाज पूरा भरा जाता था और यूज के लिए इस ढक्कन को खोल के निकाला जाता था। ठीक है। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, इसके बारे में देखते हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो जानवर का एक अच्छा स्रोत है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक अच्छा तरीका है। हम जब पशु पालेंगे तो हम उसके मांस के साथ साथ हम एक दूध का भी उसके यूज कर सकते हैं। एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस किस के काम के लिए किया जाता है? आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ 12 पे देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? बिल्कुल दिखे थे, वहाँ पे मैंने दिखाया था आपको। पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, आधुनिक कश्मीर में, और पूर्वी या दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं,
इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा और बचा चैप्टर, ध्यान से देख लीजिए। स्थायी जीवन की ओर, यानी कि अब वो एक जगह रुक के जीवन अपना यापन करने लगे। जब उनको खेती आ गई, उनको पशुपालन आ गया, तो जिस वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, उसका मेन वो रीजन वो खुद उन्होंने ख़त्म कर दिया। पशु पालने लगे तो उनको जानवरों की पीछे नहीं जाना पड़ता था। खेती करने लगे तो फसल खत्म होने की डर से वो विस्थापित नहीं होते थे। तो यहाँ पे देखते हैं स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान में कश्मीर में है, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने के जगह मिले हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर, जैसे ठंडी में घर के अंदर, गर्मियों में घर के बाहर जला लेते थे। ठीक, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण काल युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण काल युग का नाम यहाँ पे माना जाता है कि ये नवपाषाण युग के रहे होंगे औजार। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। अब तो मिक्सी आ गया है तो कई जगहों पे तो लुप्त हो गया, लेकिन अभी भी देखने को मिल जाता है। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए मिल जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। यहाँ पे देखिए औजार दिखाए गए हैं। ठीक है, ये आप देखिए ओखली में जिस तरीके से पीसते हैं उसको नहीं देख के लग रहा है। अब देखिए बर्तन दिखाया गया है। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा गया होगा? अब जूम करके देखते हैं। नवपाषाण काल युग में के पुरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण भी पाया गया, यानी कि उन पे कुछ चित्रकारी मिली बर्तनों पे। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ और दलहन जैसी अनाजों पर अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आया होगा? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण देखिए यहाँ पे। मेहरगढ़ में मृत या जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ में मानचित्र 2 है। मैं मेहरगढ़ ढूंढूं। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाया और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इसमें हिरन और सूअर जैसे जंगली जानवरों और भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ मिली। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। अब ये जो दिख रहा है आपको फिगर में, यही है वो। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिसमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते थे, जिसमें अनाज रखा जाता। देखिए इस वाले कक्ष में अनाज रखने का यहाँ पे दिख रहा है बर्तन। ठीक है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी उसको रख दिया जाता था, जो उनका उस मृत आदमी का हुआ करता था। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। इन एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतकों के खाने के लिए रखा गया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मृतक है
यहाँ पे बकरी है। ठीक, कल्पना करो तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की गुफा में रहते हो। पृष्ठ 13 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उसमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे। उपयोगी के लिए यहाँ पे देखो कुछ शब्द दिए हैं, ये आप सारे शब्द मैंने बता दिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रितेश ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैं अलग से आप लोगों को ला के दे दूंगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, इससे लाभ जरूर मिलेगा आप लोगों को। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।